नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज में। आपने पिछली क्लासेस को देखा ही होगा, कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सारा एनालिसिस किया। और हमारी जो मैगजीन, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आपकी बीपीएससी की जो अपडेट होकर के आ चुकी हुई मैगजीन है भाग 2 है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी पूरी पढ़ाई की होगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की है, अंतिम प्रयास के लिए आपके पूरी सीरीज को यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। आपके साथ हम भी पूरी मेहनत करेंगे और आपका रिजल्ट 100% श्योर करके ही हम बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पढ़ाया था मैंने लास्टली, जो कि गारो खासी जयंतिया जनजातियों के संबंध में किस राज्य से संबंधित है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और यही क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। तो इसका आपको आंसर करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था एंड हम लोग इसको यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपके यहीं पे पेज पे दिया हुआ है, जो कि आपका पेज नंबर 11 है और यहीं पे आपका क्वेश्चन है खासी जयंतिया जे खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक 2021 से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी पे अपना एनालिसिस रोका था, इसी पे अपना एनालिसिस ब्रेक किया था। क्वेश्चन है आपका गारो खासी जयंतिया किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य से संबंधित है आपके मेघालय राज्य से। एंड इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें तो पिछली क्लास में बता ही दिया था, मैगजीन से आज फिर से रिलेट करा दे रहा हूँ कि हाल ही में मेघालय राज्य की एक जिला स्वायत्त परिषद के द्वारा खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, जिसे खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 पेश करने की घोषणा की गई। इस विधेयक का एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि खासी समुदाय में जो भाई बहन होते हैं उन दोनों के बीच में पैट्रियोटिक प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग पैतृक संपत्ति, उसका समान वितरण करना है। यानी सिर्फ भाई भाई के बीच में ही संपत्ति नहीं बटेगी, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है तो भाई और बहन के बीच में भी पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। इसके लिए एक नया बिल लेकर के आ गया है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी ये सिर्फ एक बिल है, इसके बारे में आप ध्यान रखते रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे डील किया गया है। आई होप आपने इसकी पढ़ाई की होगी, नहीं किया होगा तो फिर इसको आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट था उतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ओके, एंड और जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को भी मैं यहाँ पे डील करता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा और क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रोजांग ला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया गया। सबसे पहले मैं बता दूं, ये रोजांग नहीं है, रेजांग ला है। मुझसे प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है, लेकिन मैगजीन में सही लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। कौन सा है, रेजांग ला दर्रा, ठीक है। ला मीन्स होता है दर्रा, दर्रा मीन्स पास होता है, तो ये ला को ही दर्रा बोलते हैं, तो इससे आप रिलेट कर लेंगे थोड़ा सा। 4 ऑप्शन है आपके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, गुजरात, और 5वां ऑप्शन जो कि बीपीएससी में हमेशा सेम रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए हम इसको डील करते हैं, क्या है हमारा आंसर और क्या है हमारे क्वेश्चंस का एनालिसिस। तो रेजांग ला वॉर मेमोरियल के बारे में दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे ही। 18 नवंबर 2021 को रेजांग ला वॉर मेमोरियल, रेजांग ला वॉर टेक थे एक्चुअली, और उन्हीं की बरसी पर एक पुनर्निर्मित रेजांग ला वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसका शिलान्यास, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस स्मारक की बात की जाए तो यह लद्दाख के चुशुल में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुशुल में। चुशुल कहाँ पे है, ये आपके लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 1962 को रेजांग ला को चीन से युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सेना के चार्ली कंपनी के 114 जवानों ने लगभग 2000 चाइनीज सैनिकों को बहादुरी से हरा करके, फिर 98 सैनिक जिसमें शहीद हुए थे उसमें ये जीता गया था, तो इसको आप रिलेट करेंगे। ओके, और सब चीजें नीचे दिया हुआ है आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारा एनालिसिस हम लोग देखेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है कि इस रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर तो मैंने आपको बताया ही था, फिर से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, जो मध्य प्रदेश का एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका चेंज करके नाम रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एंड ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में सुसज्जित किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में हमारे मैगजीन से भी क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जैसे 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से फिर से विकास किया गया, इसका पुनर्विकसित किया गया इसको, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। और इस स्टेशन को PPP मॉडल पे बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये किस मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में जानते हैं। यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है और उसका जितना भी रखरखाव होता है ये सब कुछ एक प्राइवेट कंपनीज ही देखरेख के तहत करती हैं।
आगे रानी कमलापति के बारे में दिया हुआ है, जो कि भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी और ये 18वीं शताब्दी में गोंड वंश के शासक निजाम शाह की विधवा पत्नी थी, जिनके बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या के बाद अपने शासनकाल के दौरान हमलावरों का बहादुरी से सामना किया और अंत में उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इस पे सामने आती है, कई लोग इनको क्लेम करते हैं ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी या फिर ये हिंदू रानी ही थी या फिर बहुत सारी चीज़ें इस पर कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा आर्टिकल इस पर आया हुआ था, आपके द हिंदू का ही आर्टिकल है इससे रिलेटेड, इसको आप लोग देख सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड क्लास अगर किसी रेलवे स्टेशन की बात की जाए जिसमें एयरपोर्ट के लेवल तक की सुविधाएं पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, ये आपकी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इसको आप रिलेट कर लेंगे। अभी बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं, जैसे झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया गया है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ओके, आगे और सारे हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना की गई रामायण सर्किट ट्रेन कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20 या उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है और इसका आंसर क्या है और हमारे मैगजीन में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका रामायण सर्किट और पूछा है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो यहाँ लिखा हुआ है 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रवाना की गई जिसको कि 4 धाम यात्रा के लिए स्टार्ट किया गया। देखिए रामायण सर्किट ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन यात्रियों को भगवान राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी और ये तेलंगाना के भद्रांचल को भी रामायण सर्किट से जोड़ा गया है, अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, यानी दिल्ली से तेलंगाना तक इसकी पूरी लंबाई है। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन में 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में पूरी की जाएगी, जिसका पहला पड़ाव अयोध्या और अंतिम पड़ाव रामेश्वरम होगा, यानी कि नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से लेकर के जाएंगे। हालांकि नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट नहीं है, मिडिल में हम लोग लगभग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग रिलेट करेंगे। रामायण सर्किट के जो 10 राज्य हैं, टोटल 10 राज्य हैं और 15 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इनकी सूची यहाँ पे दी गई है जिसको हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। देखिए कितने राज्य, तो 10 राज्य, आंसर कौन सा, 10 राज्य। लेकिन अगर पूछते कितने तीर्थ स्थल, तो भाई साहब 15 तीर्थ स्थल में यहाँ पे पूरी यात्रा पूरी की जाएगी। जैसे कि अयोध्या, श्रृंगेश्वर एंड चित्रकूट, कौन सा है, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर एंड चित्रकूट, ये तीनों हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा ये आपका बिहार में आ जाएगा। चित्रकूट जो कि मध्य प्रदेश में है, जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का, महेंद्रगिरी ओडिशा का, इसके बाद भद्रांचलम तेलंगाना का, रामेश्वरम तमिलनाडु का, हम्पी कर्नाटक, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इसको आप ध्यान में दीजिएगा। हाथी गुफा हम्पी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किस नोट के ऊपर हम्पी की सिंबल दिखाई देती है, इसके बारे में अगर आपको याद हो तो इसको आप तुरंत बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन देखिए इसका आंसर कौन सा था, इसका आंसर था आपका 10, इसको ओके कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, टाइम फॉर इंडिया ड्राइव का संबंध किस देश से है? 4 ऑप्शन आपके और 5वां तो सेम टू सेम रहता है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो टाइम फॉर इंडिया ड्राइव का संबंध किस देश से है, ये भी हमारे मैगजीन में पूरा एनालिसिस करके दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यही सारे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के मेजर पोर्शंस को कवर करते हैं। टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, जिसके बारे में बताया गया कि स्वीडन की द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यानी ट्रेड को, यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ये किसके साथ किया गया द्विपक्षीय व्यापार है, तो ये आपका ये स्वीडन के साथ की गई एक डील है, जिसमें टाइम फॉर इंडिया के रूप में एक अभियान शुरू किया गया है, एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया और इस अभियान में क्या है, स्वीडन में प्रवेश करने के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं होगी और न ही कोई क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यात्री जब भी आएंगे तो उन्हें कोविड-19 का एक टेस्ट कराना पड़ेगा और उस टेस्ट के बाद उनको अलाउ किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा था एयर बबल की सुविधा दी गई थी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, उसी तरीके से रिलेटेड यह स्वीडन एंड इंडिया के बीच का एक एग्रीमेंट है। इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में भी ऐसा ही एक एग्रीमेंट हुआ था, उससे आप रिलेट कर लेंगे। एम इसका नॉर्मल से है कि भारत में स्वीडिश कंपनियां जो हैं, यानी स्वीडन की जो कंपनियां हैं और स्वीडन में जो भारतीय कंपनियां हैं, इनके लिए जो जितने भी अवसर हैं उसको पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाए, इसके बारे में यहाँ बात किया गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अभी हम राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ रहे हैं, इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका उसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। यहीं भी देख लीजिए इस क्वेश्चन में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड एंड फिनलैंड, ये 5 देश हैं। फिर से बता रहा हूँ, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड एंड फिनलैंड, इन 5 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में पूछे जाएं तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, जैसे कि
हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि शंकराचार्य की समाधि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर कीजिएगा आप लोग इसका। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है आपका और हमारे मैगजीन में भी इसका आंसर पूरे एनालिसिस के साथ दिया हुआ है। मैं खुद बताने से पहले चाह रहा हूं कि आप खुद एक बार अपने मैगजीन का एनालिसिस करें। अगर आपने मैगजीन पढ़ी है तो तुरंत आंसर भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि अपने आप को आप चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। देखिए यहीं पे आपका नेक्स्ट आ जाता है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। तो 5 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के परिसर में एक मूर्ति का शिलान्यास किया है, कि स्टैचू का एक तरीके से अनावरण किया, जिसको क्या है आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पर एक तरीके से अनवील किया गया, अनावरण किया गया, जो 2013 में केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। लगभग 35 टन यानी 35,000 किलोग्राम वजन की 12 फीट लंबी प्रतिमा, जिसका निर्माण मैसूर स्थित मूर्तिकार अर्जुन योगीराज के द्वारा किया गया है, इसको अभी हाल ही में अनावरण किया गया, अनवील किया गया। इसको आप रिलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? द आंसर विल बी उत्तराखंड, उत्तराखंड का केदारनाथ के क्षेत्र में, परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले और तहसीलों की घोषणा की गई? कितने जिले और कितने तहसील? देखिए कि 2 जिले 5 तहसील, 4 जिले 18 तहसील, 15 जिले 20 तहसील या 10 जिले 15 तहसील। और लास्ट वाला तो आपको पता ही है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, इससे रिलेट करके हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या है। दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले घोषित। ठीक है साहब, अगर जिले पूछ दिया तब तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर तहसील भी पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यों में जिलों के पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों का गठन करने की घोषणा की। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 और 18। ओके, आगे बात की जा रही है कि 4 नए जिलों में मोहला मानपुर, सारगढ़ भिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़ नाम से इनमें जो है 4 जिलों को ऐड किया गया है। इसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इसके मतलब ऐड करने के बाद वर्तमान में 28 जिले हैं, 4 और जुड़ जाएंगे तो टोटल हो जाएगी 32। यानी छत्तीसगढ़ के टोटल जितने भी जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक पार्क विकसित करेगा, जिसके लिए मिनी माता उद्यान के नाम से इसको जाना जाएगा। मिनी माता उद्यान, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी माइक्रो एनालिसिस भी पूछ देता है, जिसमें आप चीजों को जानते रहें। ठीक है, क्या नाम दिया है ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, कौन सा? मिनी माता उद्यान। ठीक है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ओके, पार्क का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पे इनकी जो है पूरी चीजों को देखरेख की जाएगी। 4 और 18 यानी कि आंसर नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कछुओं के संरक्षण के लिए कुरमा ऐप किसके या किनके द्वारा विकसित किया गया? और क्वेश्चन आपके, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट ऑप्शन, पर्यावरण मंत्रालय। उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा ये जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है, कुरमा ऐप की बात की गई है। हाल ही में टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा कुरमा ऐप को विकसित किया गया। ये कुरमा ऐप करेगा क्या? इसका निर्माण भारत में मीठे पानी के जो कछुए होते हैं, ध्यान रखिएगा, मीठे पानी का मतलब जो पानी खारा ना हो, उसमें चीनी नहीं मिली होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इट मींस द फ्रेश वाटर टर्टल्स। ठीक है, जो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। तो कुरमा ऐप को डेवलप किया गया है। टोटल 29 प्रजातियों की कंजर्वेशन के लिए यानी सुरक्षा के लिए इसका क्या है? डेवलपमेंट किया गया है। आगे कोई और चीजें इसमें दी हुई है, जैसे कि ओडिशा के वन विभाग के अधिकारियों ने तस्करी रैकेट में 40 फ्लैट शेल्ड कछुए भी पकड़े अभी हाल ही में। ये फ्लैट शेल्ड कछुए क्या होते हैं, एक ब्रैकेट बना के बहुत अच्छे से यहाँ डिफाइन किया हुआ है। एक मीठे पानी के कछुए होते हैं यानी फ्रेश वाटर के जो टर्टल्स होते हैं, जो भारत में कई राज्यों में पाए जाते हैं। लंबाई 350 मिलीमीटर लगभग होती है एंड इसकी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लिसाइमिस पंक्टाटा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिसेमिस एंड पंक्टाटा। विदित हो या भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में पाया जाता है। भारत के साथ ही ये पूरे दक्षिण एशिया में पाया जाता है। और आप जानते ही हैं इस समय टर्टल्स की कितनी ज्यादा खरीद फरोख्त की जा रही है, इनकी स्मगलिंग भी की जाती है। इनसे रिलेटेड इनका कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीजें चलाई जाती हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। बस 2 ही हैं, ये दोनों नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। ठीक है, तो 1 से अधिक हो गया क्योंकि 2 है। इस तरीके से भी आपको आंसर को डील करना है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से डील करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा देश के पहले बांस से निर्मित बैट, पोस्टर
बनाने की घोषणा की। बैट एंड यहाँ पे बैट के साथ वहाँ पे जो विकेट्स होते हैं तो बैट एंड विकेट्स को बनाने की जो है घोषणा की गई है। तो बांस से निर्मित सबसे पहला बैट और पोस्टर, ऑप्शन क्या है, BCID, नेक्स्ट NECTAR, नेक्स्ट है BCCI, नेक्स्ट है ICC एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए आंसर क्या होगा, हमारा आंसर पूरे एनालिसिस पे डिपेंड होगा, सिर्फ हम आंसर नहीं देखेंगे, हम आंसर को खोजेंगे और आंसर करेंगे। देखिए जैसे BCID की बात की गई है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग BCID के नाम, BCDI के नाम से जानते हैं, BCDI के नाम से जानते हैं, और यही त्रिपुरा का है नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, जिसे हम लोग NECTAR कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर के क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट विकसित किया है और इसका दावा किया है कि यह पूरी तरीके से मानकों पे खरा उतरता है। इस बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, सभी फॉर्मेट्स में किया जाएगा और क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के लिए, यानी ये क्रिकेट बैट की बात की जा रही है, इसको आप इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान में रखते रहेंगे। सबसे पसंदीदा लकड़ी क्या होती है, विलो होती है। विलो कश्मीर में पाने जाने वाला एक बैट है, कश्मीर में बनता है, और जम्मू कश्मीर की ही विलो क्रिकेट बैट को भी हाल ही में GI टैग भी दिया गया था। तो सबसे पसंदीदा लकड़ी तो विलो होती है, लेकिन कंपनी के CEO विप्लव कुमार देव ने इस बैट और स्टंप के उत्पादन का प्रदर्शन किया और बताया कि ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का बैट है, इसको आप याद रखते रहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एक से अधिक का मतलब क्या हो गया भाई साहब, BCDI एंड NECTAR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा मुंबई कर्नाटक है, ये कर्नाटक हो गया, ठीक है, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है, मुंबई एंड कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है, कित्तूर कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, बंगलुरु कर्नाटक या नव कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एंड द आंसर इज कित्तूर कर्नाटक। देखिए कंट्रोवर्सी अक्सर बहुत सारे स्टेट्स के बीच में चल रही होती है, जैसे कि अभी आपने देखा था कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में चलने वाला मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद आपने कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में नदी विवाद भी देखा। अक्सर बहुत सारी नदियां, कावेरी नदी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नदी के रूप में सामने जाती है। केरला तमिलनाडु के बीच में भी बांध का विवाद है, तो ऐसे नाम को लेकर के भी विवाद होता है। ऐसे विवाद को अभी हाल ही में सॉल्व किया गया। यहाँ पे है कित्तूर कर्नाटक की बात की गई है। 8 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक की गवर्नमेंट यानी कि बसवराज बोम्मई की गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल के, इसका नाम पहले क्या था, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, नाम चेंज करके क्या किया गया, कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया। और ये क्षेत्र पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था। 1956 में कर्नाटका का हिस्सा बना। हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा तो आपका गुजरात भी हो जाता है, कर्नाटका, और बहुत बड़े एरियाज को कवर करता था, इसके बारे में यहाँ पे किया गया। ये वर्तमान में कित्तूर कर्नाटक 19वीं सदी के शासक जो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी उनके नाम पर रखा गया है। इसको रिलेट कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, यानी आंसर विल बी कित्तूर कर्नाटक, यानी ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित भड़ला सोलर पार्क को विश्व की सबसे बड़ी सोलर पार्क का दर्जा दिया गया और विश्व की सबसे बड़ी सोलर पार्क के रूप में घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, तमिलनाडु, लद्दाख, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। आइए देख लेते हैं अपने आंसर को। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क, ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जी के 300 मेगावाट सोलर प्लांट कमीशन के बाद राजस्थान के भादला क्षेत्र में जो भड़ला सोलर पार्क है, इसको मैरीकॉम संस्था ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क के रूप में घोषित कर दिया है। बताया गया यहां पे कि भड़ला सोलर पार्क 4 चरणों में यानी 4 स्टेजेस में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। 4 स्टेजेस में इसको डेवलप किया गया और पहले दो जो स्टेप्स थे, दो स्टार्टिंग के चरण थे, इसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा को, ये अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसी ऊर्जा को, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह होती है जिसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अक्षय ऊर्जा को राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने लिमिटेड ने विकसित किया था। पहला और दूसरा चरण तो देख लिया आप लोगों ने। तीसरे चरण की बात की जाए तो राजस्थान सरकार और IL&FS एनर्जी एंड ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने सौर ऊर्जा कंपनी से के साथ मिलकर के इसे पूरा किया, यानी सोलर पावर प्रोजेक्ट के रूप में भी इसको आगे बढ़ाया। चौथा चरण राजस्थान सरकार और अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा अडानी रिन्यूएबल पावर कंपनी ने इसको विकसित किया।
और इसके पहले कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क हुआ करता था। इसकी क्षमता की बात की जाए तो 10 मिलियन सौर पैनल के साथ ही इसकी क्षमता 2245 यानी 2245 मेगावाट है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रेजेंट टाइम में है। हालांकि सबसे बड़े सोलर पार्क को बनाने की, अभी फ्यूचर में बनाने की घोषणा की जा रही है कक्ष के रन में, एंड हाइड्रोजन पावर प्लांट सबसे बड़ा बनाने की लद्दाख के क्षेत्र में घोषणा की जा रही है। ये सारी चीजें यहाँ पे चलिए तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, बात की जाए अभी राजस्थान की, तो राजस्थान जो है एनर्जी कंजर्वेशन जो आपका इंडेक्स जारी हुआ था, एनर्जी कंजर्वेशन इंडेक्स जारी हुआ था एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन, यानी ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन इस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपका राजस्थान ही आया था। इसको भी आप याद रखते रहेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट है आपका UNWTO, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में। चार ऑप्शन, पोचमपल्ली, बाचागांव, काजा, गहमर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे आंसर आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पोचमपल्ली। ये हैदराबाद में लगभग 50 किलोमीटर की दूर, हैदराबाद के लगभग 50 किलोमीटर दूर पोचमपल्ली नाम का एक गांव है, यानी ये तेलंगाना से बिलोंग करता है और UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में इसे चुना गया है। बात की जाए नालगोंडा जिले की, तो ये नलगोंडा जिले में स्थित पोचमपल्ली को प्राय उत्कृष्ट साड़ियों के लिए, यानी जो बहुत ही अच्छी साड़ियां होती हैं उसके लिए इसको जाना जाता था, एंड रेशम शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसे इकत नाम की एक अनूठी शैल के माध्यम से बुना जाता है यानी बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक GI टैग भी प्राप्त हुआ था, ग्लोबल इंडिकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो पोचमपल्ली से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। बात की जाए 18 अप्रैल 1951 की, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इस गांव को भूदान आंदोलन की शुरुआत के नाम से भी जाना जाता है। भूदान आंदोलन जो आचार्य विनोबा भावे ने किया था, जमींदारों ने कईयों मतलब हजारों एकड़ जमीन जो है यहाँ पे दान की गई थी, उसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उम्मीद है आपने याद किया होगा। बिहार के एस्पेक्ट में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको चिन्हित करने के लिए पोचमपल्ली गांव को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम नहीं चलेंगे, अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपके सामने और सारे ऑप्शंस हैं, इसको भी मैं रिलेट कर दूं तो आपका मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पर आधारित पहला गांव जो है ये आपका बाचा गांव है। काजा की बात की जाए, सबसे ऊंचाई पर स्थित ई-व्हीकल स्टेशन जो बनाया गया ये हिमाचल प्रदेश के काजा में बनाया गया। गहमर दुनिया का सबसे बड़ा गांव, सॉरी दुनिया का नहीं, भारत का सबसे बड़ा गांव जो है ये आपका गहमर है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। और पोचमपल्ली के बारे में आप लोगों ने देख लिया, UNWTO ने उसके बारे में क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जयनगर कुर्था रेलवे मार्ग भारत और किस देश के मध्य यात्रा से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने, भूटान, नेपाल, बंगाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आइए देखते हैं अपने आंसर की तरफ, कौन सा है हमारा आंसर, ठीक है। आंसर की बात की जाए तो हमारे 12वें नंबर पेज पे जयनगर कुर्था रेलवे ट्रैक की बात की गई है, जो कि भारत और नेपाल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नागरिकों को यात्रा करने से पहले, मतलब एक तरीके से तीसरे जो भी देश के लोग होंगे, अगर भारत के या नेपाल के लोग जयनगर कुर्था मार्ग का यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी, भले ही वो बांग्लादेशी हो, श्रीलंकाई हो, पाकिस्तानी हो, या फिर किसी और देश से अगर बिलोंग करता है, तो उनके उस पर ट्रेवलिंग करने के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। या तो उनके पास नेपाल की कोई वैलिड ID प्रूफ हो, या भारत की ID प्रूफ यानी आधार कार्ड हो, तो उसके लिए इसको यहाँ पे वैलिड किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले से जयनगर और पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा जिले में कुर्था के बीच में 34.50 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन के साथ ट्रायल इसका किया गया था। 619 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस रेलवे लाइन में 5 स्टेशन है, जिसमें जयनगर, इनरवा, खजूरी, बैदेही और नेपाल में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जनकपुर है। जनकपुर के पास कुर्था है। इसको भी हाल ही में स्टार्ट भी किया गया है, जिसको जयनगर एंड जनकपुर इस तरीके से हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। बिहार का जयनगर एंड नेपाल का जनकपुर रेलवे लाइन, इसको भी अभी स्टार्ट किया गया है। इस परियोजना में 17 किलोमीटर लंबा दूसरा चरण कुर्था और भंगहा को जोड़ेगा, जबकि 17 किलोमीटर लंबा तीसरा चरण भंगहा से बर्दीवास को जोड़ेगा। इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को मैंने बोल दिया। बाकी सारी चीज़ों को आप लोग खुद से पढ़ते रहिए ताकि मैक्सिमम चीज़ों को जान सकें। अभी एक BBIN प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जिसमें भूटान,
भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, इन चारों को जोड़ने की बात की गई थी। हालांकि भूटान ने अपने आप को इससे अलग किया, क्योंकि भूटान देखा जाता है एक तरह की कार्बन नेगेटिव कंट्री है, इस वजह से उसने इन सारी चीज़ों से अपने आप को सेपरेट करके अलग कर लिया। एंड द आंसर इज नेपाल, ध्यान रखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शहर को, किस सिटी को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, श्रीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, और आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए यहीं पे देखिएगा आपका आंसर, ये आ गया आपका मैगजीन, एंड यहीं पे आपका दिया हुआ है बोईता बंदरा महोत्सव। इसको हम लोग अभी देखेंगे, एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल हुआ है, किसमें? यूनेस्को के रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। ओके, आगे देखते हैं। 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने श्रीनगर को अपने क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया गया है, और यूनेस्को ने श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। 49 नए शहरों को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल किया है। ये आपसे अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। नेटवर्क में जो टोटल शहर है 49 हैं, इसके साथ नेटवर्क में 90 देशों के शहरों की कुल संख्या 295 हो गई है। पहले भी हुआ करते थे, अभी और ऐड कर दिया गया है। देखते हैं यूसीएनएन में शामिल भारतीय शहर और कौन कौन से। यूसीएनएन मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है, तो यही यहाँ पे यूसीसीएन, ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में जोड़ा गया, ये रिसेंट न्यूज है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मुंबई को फिल्म के लिए 2021 में जोड़ा गया था। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में जोड़ा गया था। चेन्नई को संगीत का रचनात्मक शहर यानी संगीत म्यूजिक के क्रिएटिव शहर के रूप में 2017 में ऐड किया गया। जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए 2015 में ऐड किया गया। वाराणसी को संगीत के क्रिएटिव सिटी, जिसके लिए चेन्नई को भी ऐड किया गया था 2015 में, उसको भी ऐड किया गया। इसको आप रिलेट करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था, बोईता बंदरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा, असम, राजस्थान, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम अपने मैगजीन में, तो यही दिया हुआ है आपका जयनगर कुर्था के नीचे था बोईता बंदरा महोत्सव। 15 नवंबर 2021 को कार्तिक पूर्णिमा पर ओडिशा में बोईता बंदरा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को ओडिशा में मनाया जाता है, एंड ये त्योहार समुद्री व्यापार के इतिहास के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूर्व में व्यापारियों और नाविकों द्वारा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, इन सारे द्वीपों से मिला करके, देखिए एक लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी आई थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी अभी लेकर के आए हैं हमारी मोदी गवर्नमेंट, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसको और ज़्यादा बढ़ावा इससे मिल सकता है, इस वजह से इसको और ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया था। उड़ीसा के प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार की बात भी यहाँ पे की गई है। झाऊ महोत्सव, बाली यात्रा, राजपर्वा, नुआखाई, कोड़ार नृत्य महोत्सव, ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। इसी की तरह बोईता बंदरा महोत्सव भी इसे रिलेट किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और अब हम लोग एंडिंग की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। किस शहर को हाल ही में, ये तो हो चुका है आपका, कौन सा है? हाल ही में गंगा मशाल यात्रा कहां से प्रारंभ की गई? ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, गंगा सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, और आंसर आपका यहीं पे है, गंगा मशाल। आपके पेज नंबर 13 पे दिया हुआ, पेज नंबर 13 जो कि आखिरी पेज है, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। 8 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में औपचारिक रूप से गंगा मशाल यात्रा की शुरुआत की गई। कहां से? ऋषिकेश और हरिद्वार से। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से। बंगाल देखिए कहां तक जाएगी, ये पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में जाकर के समाप्त हो जाएगी। तो विदित हो 3 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा उत्सव के दौरान नई दिल्ली से गंगा मशाल को हरी झंडी दिखाई। एक तरह की यात्रा है गंगा मशाल यात्रा। इसके बारे में बताया गया है कि नदी के किनारे कुल 23 स्टेशनों की यात्रा इसमें की जाएगी, और ये स्थानीय यानी जो लोकल पीपल्स हैं, स्थानीय लोगों और नमामि गंगे स्वयं सेवक जो हैं इनको संवेदनशील बनाने में मदद करेगा। यानी गंगा सफाई से लेकर के इसकी बात यहाँ पे की गई है। इस यात्रा को जिला प्रशासक, गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, गंगा दूत, गंगा मित्र, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ सर्विंग ग्रुप्स हैं यानी स्वयं सेवक संघ हैं, इन्होंने इसको समर्थन दिया और इन सारे लोगों ने इसको जो है प्रमोट किया। तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऋषिकेश, हरिद्वार, एंड हो जाएगा एक से अधिक। यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक? गंगा सागर तक जाएगा, वेस्ट बंगाल के। इतने क्वेश्चंस आपके आज के लिए थे, जितने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया और डील भी कर लिया। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके,
और सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, क्योंकि अभी हमारा राष्ट्रीय जो हमारा पार्ट था, कौन सा, राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आएगा जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को डील करेंगे। पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, पूरी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जितनी मेहनत आप करेंगे उससे दोगुनी मेहनत हम करने वाले हैं। अपने एनर्जी को बचाए रखिए, अपनी मेहनत को बचाए रखिए और अपनी ताकत, अपनी फोकस एक डायरेक्शन में कीजिए, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को देना। जय हिंद, अपनी तैयारियों को करते रहिए, शुभकामनाएं, जय हिंद।